हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम एमपीपीएससी, एमपी पटवारी और जो एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हम उनकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसका ये पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की लगातार संभावना इन क्वेश्चन की बनी रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है रेलवे सर्विस मेल। रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत कब से की गई थी? तो 1907 से रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत की गई थी, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो जो रंगराजन समिति है, तो रंगराजन समिति का जो गठन किया गया था वो विनिवेश। विनिवेश मतलब क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है रंगराजन समिति, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और कौन सी महिला की याद में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आया है, विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर हजारा मंदिर जो है विजयनगर में स्थित, उसे किसके शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था? तो आंसर है कृष्णदेव रॉय। कृष्णदेव रॉय एक महान शासक थे जिन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो थी वो ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित थी, इसको याद रखिएगा आप। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में कौन सदस्य नहीं होता है? तो इसको याद रखना है आपको कि इसमें क्या होता है, लोकसभा के सभापति और लोकसभा मतलब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, और इसके साथ साथ राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, ना कि सभापति होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा इसको कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो याद रखना है कि कौन नहीं होता है, तो राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। कौन कौन होता है? तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो मेंबर होते हैं। फिर प्राथमिक क्षेत्र के क्या कार्य हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और कृषि संबंधित जो अन्य उत्पाद होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो आ जाएंगी, और टर्सरी सेक्टर में जो सर्विसेज होती हैं जैसे डॉक्टर है, वकील है, या जो भी अन्य प्रकार की सर्विसेज हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती हैं। देश में पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर खुला है? तो देश में जो पहला महिला रोजगार कार्यालय है वो जयपुर शहर में खुला है, इसको याद रखिएगा, पिंक सिटी जयपुर। कुमार संभवम में किसकी जन्म की कथा वर्णित है? देखिए, पहले क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाते थे कि कुमार संभवम रचना किसकी है, तो आंसर सिंपल है, आपको पता है कि कालिदास है। या आपसे पूछ लेगा कि मालविका अग्निमित्रम या मेघदूतम किसकी रचनाएं हैं, तो आपको रचनाकार पता है तो आप आंसर कर देंगे। लेकिन अब जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, अब जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उसमें क्या होता है कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा अंदर से पूछते हैं कि कुमार संभवम में किसके जन्म की कथा है? तो कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था, भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं उनके जो जन्म की कथा है वो बताई गई है कुमार संभवम में। आपसे पूछ सकता है कि मालविका अग्निमित्रम में किसके प्रेम के बारे में बताया है, या फिर जो भी, थोड़ा सा अब आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, बिट क्या होती है? कंप्यूटर की यूनिट होती है बाइनरी। जो बिट होती है वो क्या होती है? बाइनरी जो नंबर होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है? तो ये मैंने आयोग वाले लेक्चर में पूरा इलेक्शन कमीशन समझाया है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन किया गया है। इसमें 325 में कार्य नियुक्तियाँ और 326 में क्या बताया गया है कि 18 वर्ष
का जो व्यक्ति है और यदि उसका नाम मतदाता सूची में है तो वो वयस्क मताधिकार के तहत मतदान देने का अधिकार रखता है। फिर उस सटोरी को क्या कहा जाता है जो इस उम्मीद से सौदा करता है कि कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में उसे बेच देगा, तो उसे कहा जाता है बुल। आप याद रखिएगा, यदि आपने शेयर मार्केट में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपने पढ़ा भी होगा कि एक बुल होता है एक बियर होता है। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि पहले वो खरीद लेगा और जब भी भाव बढ़ेगा या कीमत बढ़ने पर वो बेच देगा, तो वो कहलाता है बुल। इसको याद रखिएगा। और जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका नाम याद रखना है। सेबी की चेयरमैन प्रथम बार कोई महिला बनी है जिनका नाम है माधवी पुरी बुच, तो इनका भी आपको याद रखना है नाम। फिर भारतीय साम्यवादी दल का दो दलों में सीपीआई और सीपीआई एम, ये आपने सुना होगा। साउथ में जो पार्टी रहती है सीपीआई और सीपीआई-एम, पहले ये एक ही पार्टी थी, फिर इनका विभाजन हो गया। तो याद रखिएगा ये विभाजन कब हुआ? 1964 में। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का क्या सिंबल होता है? O3। और जो ओजोन होती है वो क्या करती है कि जो परत होती है जिससे क्या है सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, उसको जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्या करता है, इस ओजोन परत के क्षरण के लिए क्या होती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसके कारण जो सन की रेजेस हैं जो हानिकारक हैं यूवी किरणें वो आती हैं और कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और उसको किससे नापा जाता है? तो इसको डॉप्सन से नापा जाता है कि कितना क्षरण हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक का आपने नाम सुना होगा। रेड डाटा लिस्ट जारी करता है जो जिसमें उस संगठन से किस संगठन से संबंधित है? तो रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? तो जो IUCN संस्था होती है वो रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। इसको याद रखिएगा। फिर चिपको आंदोलन का नेता किसे माना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं जिनको चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? तो उत्तराखंड में जब पेड़ काटे जा रहे थे तो इन्होंने पेड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और ये लोग पेड़ से चिपक गए थे कि किसी भी हालत में हम वृक्षों का कटाव नहीं होने देंगे। याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी एक महान पर्यावरणविद हैं। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा राजनीतिक क्षेत्र है जो पॉलिटिकल दृष्टि से तो अमेरिका में आता है, लेकिन जो उसकी ज्योग्राफी है मतलब जो उसकी लोकेशन है वो यूरोप में है। तो ये ग्रीनलैंड है। वर्ल्ड मैप में देखा होगा आपने, ऊपर में स्थित है ग्रीनलैंड। फिर महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में भी आ चुका है और एमपीपीएससी में भी आ चुका है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। इनका नाम आपको याद रखना है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सॉरी, क्योंकि महात्मा गांधी जी को आपने देखा होगा कि वो केवल नीचे पे पगड़ी पहनते थे और इस तरीके से पगड़ी वगैरह भी नहीं लगाते थे। और जब वो कॉन्फ्रेंस में गए तो गांधी जी की इस तरीके की वेशभूषा देखकर चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाया और कहा था कि ये अर्धनग्न फकीर जिसके पूरे तन पे कपड़े भी नहीं है, ये क्या वकालत करेगा या ये किस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाएंगे। फिर क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध क्लाइमेट चेंज से है। याद रखना, C फॉर क्योटो, C फॉर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज से क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना को जोड़ दिया गया था? तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, याद रखिएगा, 1951 से 55 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। फिर 55 से जो 60 तक सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें समाजवादी ढांचे को अपनाया गया था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी संकल्पना भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में दी गई थी। इसको याद रखना है। चिल्का झील, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इसको याद रखना है आपको। फिर कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो मायका भी बोला जाता है अभ्रक को। तो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पाद कौन सा है? झारखंड है, इसको याद रखिएगा। फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किसने की थी? तो इंडिया हाउस है, ये इंडिया हाउस इसका नाम है, लेकिन ये लंदन में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने की थी। तो इनका नाम याद रखना है आपको। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने ये इनोवेटिव कदम उठाया था। याद रखिएगा ग्रीन आर्मी। ग्रीन आर्मी का मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए ग्रीन आर्मी का कॉन्सेप्ट लाया गया। नदियों के अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित राज्य क्या है? तो प्रभावित राज्य कौन सा है? तो असम है, याद रखिएगा। असम का पुराना नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो असम का जो पुराना नाम था वो कामरूप था, इसको याद रखना है आपको। और नदी अपरदन क्या होता है कि जो नदियों जो वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो बंधी हुई रहती है, लेकिन वृक्षों के कटाव होने के कारण क्या होता है कि अपरदन हो जाता है और क्या होती है? बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक असम में देखने मिलता है। सरक्रीक रेखा कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक रेखा कच्छ के रण में स्थित है, जो गुजरात है। तो गुजरात में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो कच्छ का रण कहलाता है। यहाँ पर सरक्रीक रेखा स्थित है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। फिर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये रफली मैप है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि ये मध्य में स्थित होता है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। और भी मध्य प्रदेश के लेक्चर मैंने स्पेसिफिक MPGS की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसमें अभी लगभग 15 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, 10 से 15, जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का पूरा पर्यटन, मध्य प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो सब डिस्कस किया है, आप उसे देखिएगा। फिर स्वच्छ जल, MPPSC में यह प्रश्न आ चुका है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास क्या है? तो जो तालाब और दलदल होता है, जो तालाब होता है, तो तालाब में क्या होता है? तालाब का जल बहता तो है नहीं, स्थिर रहता है, तो उसे कहा जाता है लैंटिक आवास तालाब। और जो नदियों का जल होता है वो लोटिक कहलाता है, मतलब बहता हुआ। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार सुधार किस सुल्तान ने लागू किए थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है वो बहुत ही अधिक विश्वविख्यात हुई थी, इसको याद रखिएगा। बाजार व्यवस्था किसकी विख्यात थी? अलाउद्दीन खिलजी की। फिर बाल्टिक सागर को उत्तरी समुद्र में मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो कील नहर है, जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है। एक क्वेश्चन और नहर से पूछा जाता है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर हमने कैसे याद किया था? भूला, याद रखिए आप कि स्वेज नहर में जाते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि अब कहाँ जाना है। तो भूला से भूमध्य सागर है और ला से क्या है? लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ेगी? तो वो है स्वेज नहर, याद रखिएगा इसको। भारत का दूसरा बृहत्तम अपवाह क्षेत्र किस नदी का है? तो ये अपवाह क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है वो गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण सद्भावना के विकास में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये मिखाइल गोर्बाचेव। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप इनका नाम याद रखिएगा कि इनका संबंध सोवियत यूनियन से था, मीन्स रशिया से था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग क्या है? आपने बहुत नाम सुना होगा कि ये वाला उत्पाद को डंप कर दिया गया, या फिर किस तरीके से बहुत सारा माल डंप हुआ। तो डंपिंग होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। और ये सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो चाइना करता है, कि क्योंकि वहाँ पे जो लो क्वालिटी का माल रहता है तो वो उसे क्या करता है? इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता है या डंपिंग कर देता है। तो याद रखिएगा कि डंपिंग क्या कहलाता है, कि जो भी
जो भी गुड्स का प्राइस है उस प्राइस से कम प्राइस में दाम को देना, माल को देना ही डंपिंग कहलाता है। किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? देखिए, अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, लेकिन अकबर को शिक्षा का क्या मूल्य है ये उसे समझ में आ गया था। क्योंकि आपने जब अकबर के बारे में पढ़ा होगा या आपने मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पेटीकोट शासन का कॉन्सेप्ट आया जब महामंगा ने पूरा, जब अकबर छोटे थे तो राजपाट चलाया, और किस तरीके से उनको बहुत सारे लोगों का संरक्षण लेना पड़ा क्योंकि वो स्वयं क्या थे, साक्षर नहीं थे। तो याद रखिएगा कि जो अकबर की शिक्षा प्रणाली है, अकबर के जो शिक्षा सुधार हैं वो बहुत ही, जो मुगल डायनेस्टी है उसमें बहुत अधिक चर्चित रहे हैं और काफ़ी सराहनीय भी रहे हैं। 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? अगेन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार पूछा गया है कि 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, कौन सा सेशन हुआ था? ये हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और इसके बाद में जो 1939 में कौन सा सेशन हुआ था? तो त्रिपुरी सेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन फिर क्या हुआ था? विवाद हुआ था किसके साथ में? पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई थी। चूंकि पट्टाभी सीतारमैया को एज अ प्रतिनिधि किसने चुना था? तो गांधी जी ने चुना था। तो गांधी जी ने बोला था कि ये पट्टाभी की नहीं, ये मेरी हार है। कब बोला था? 1939 के त्रिपुरी सेशन में। तो इसको आपको याद रखना है कि 1938 का जो सेशन हुआ था उसमें किसने अध्यक्षता की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर या बृहद मंदिर उसी को बोला जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राजा चोल नामक शासक थे जिन्होंने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। फिर शिवाजी के शासनकाल में जो विदेशी मंत्री होते थे, विदेश मंत्री, उनको क्या कहा जाता था? सुमंत। इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि शिवाजी के समय पे कैसे होते थे? अष्टप्रधान। जैसे आपने सुना होगा कि अकबर के समय पे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें वीरबल, टोडरमल ये सब रहते थे। तो उसी तरीके से जो शिवाजी थे, वीर शिवाजी, उनके शासनकाल में अष्ट दिग्गज होते थे। तो याद रखिएगा, सॉरी, अष्टप्रधान होते थे। अष्टप्रधान, उन्हीं में से एक होते थे सुमंत। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो प्राइवेट इकोनॉमी होती है और जो गवर्नमेंट होती है, तो प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के क्षेत्रों को जो मिक्सअप होता है, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है भारत, क्योंकि ना तो हमारे तरीके से पूरी तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज रन करने वाली हैं, मतलब ना तो पूरी तरीके से उनका शासन है और ना ही पूरी तरीके से सरकारी, दोनों के तालमेल की अर्थव्यवस्था ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये फैजाबाद में स्थित है। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम। अभी एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ जो नॉलेज बना है वो भी भीमराव अंबेडकर जी का बना है स्टैचू। और कहाँ पर बना है ये बना है लातूर, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू है और लातूर, महाराष्ट्र में बना है। फिर सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर सुंदरबन डेल्टा है। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? याद रखिएगा, 1969 इंदिरा गांधी जी का समय है ये। तो इस समय पर क्या हुआ था? 14 बैंकों का, जो 14 प्राइवेट बैंक थे उनका निजीकरण हुआ था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके बाद जो सेकंड प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है, वो कब हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको इनको बहुत अच्छे से 1 से 2 बार सुनना है। जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है उसको आपको नोट करना है। और आप ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू अभी चलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इनको डेली पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमें किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो पढ़ते रहिए,
खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी पूंजी है जो जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको बढ़ेगी। और यदि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए, उनसे डिस्कस करिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।